ये दो तस्वीरें हाल ही की हैं और दोनों ही तस्वीरें डराने वाली हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के गांवों और शहरों की है, जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कों का ये सन्नाटा पिछले साल लॉकडाउन की याद दिलाता है। लोगों के जहन से उस मंजर की छाप अभी पूरी तरह से मिटी भी नहीं थी कि एक बार फिर उसी तरह की तस्वीरों ने लोगों के दिल और दिमाग में लॉकडाउन के मंजर को ताजा कर दिया है। लेकिन दूसरी तस्वीर कोरोना के बीच हो रहे चुनाव की है, जहां एक तरफ कर्फ्यू में लोगों को घरों में कैद किया हुआ है, लेकिन चुनाव वाली जगहों पर इसमें छूट दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए किए गए अपने संवाद में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी ने ठीक कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने के लिए राजनेता भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। गहलोत ने इससे आगे प्रदेश में हो रहे चुनावों के लिए जुडिशियरी और आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। कोरोना के बीच हो रहे इन तीनों उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। हालांकि चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग होने तक भाजपा ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं वोटिंग के बाद भाजपा ने तीनों सीटों पर अपनी जीत का दावा भी ठोका है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना के बीच वोटिंग ट्रेंड अच्छा रहा है, जो भाजपा के पक्ष में दिखता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी तीनों सीटों पर जनमानस के कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के विकास के कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों का सिरे से खंडन किया। मुझे लगता है कि सरकार हारेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम जीतेगा। मैं ये भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार तीनों क्षेत्रों में गया हूं और उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि जनता का आक्रोश, उनके बीच में उठने वाले मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समर्पित फौज, ये निश्चित रूप से इन चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। कोरोना के बीच हुए चुनावों में जीत के दावे हर तरह हो रहे हैं, लेकिन कोरोना पर जीत का दावा केंद्र से लेकर राज्यों तक कहीं भी होता नहीं दिख रहा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन चुनावों का सरकार और जनता को कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
2020 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान में 3 विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन हुआ। मतदान का काम संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 2 मई के लिए कि 27 में से ऐसे कौन 3 भाग्यशाली होंगे जो राजस्थान विधानसभा के द्वार तक पहुंचेंगे। ये बड़ा सौभाग्य होगा। सौभाग्यशाली वो तमाम प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो मतदाता भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ा और जिसकी वजह से ये चुनाव कराने पड़े। हमने कई बार आगाह किया कार्यकर्ताओं को भी, प्रत्याशियों को भी, नेताओं को भी कि जिस वजह से चुनाव हो रहे हैं उसकी भेंट को दूसरा ना चढ़े। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता थी, लेकिन कई जगह नेग्लिजेंसी भी हुई। और खैर चलिए, लेकिन चुनाव होता है, ये एक रण है और इसमें जोश और जुनून है, वो सिर चढ़कर बोलता है, कोई पीछे रहना नहीं चाहता। ऐसा ही कुछ सब जगह नजर भी आता है। तो चलिए हम तीनों सीट को लेकर के चर्चा करेंगे और हमारे साथ लगातार हमारे पैनलिस्ट जो जुड़े भी रहे हैं बीच में, उन लोगों से एक बार फिर मुखातिब होंगे। 3 सीट को लेकर के भाजपा कांग्रेस के क्या दावे हैं, आरएलपी का क्या दावा है कि आरएलपी इन 3 सीट में से किसी से जीत पाएगी या फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के जनता जानना भी चाहती है कि चुनाव की एक इतनी लंबी मतदान के लिए जो कवायद चली, पहले टिकट नामांकन, उसके बाद डैमेज कंट्रोल और फिर मतदान की वो घड़ी जो पूरी हो चुकी है, अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 2 मई को क्या होगा। तो चलिए हमारे साथ सबसे पहले सुजानगढ़ से मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर देव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता, और घनश्याम हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस नेता, और आरएलपी से महिला हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले वासु जी आपके पास आना चाहूंगा। सीट कांग्रेस के पाले में है सुजानगढ़, बीजेपी से छीन पाएगी? डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है साहब, क्लियर कोई एक बंदूक। मैं माफी चाहूंगा, किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है। प्लीज आप बच्चों को थोड़ा दूर कर दें, टीवी पे देखने दीजिए, वो तो आपके साथ तो रोज ही रहते हैं। बच्चों को दूर कर दें, आप खुद बच्चों से दूर हो जाए। वासु जी नमस्कार, सबको नमस्कार। चुनावी रण अभी संपन्न हुआ है और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव जीतेगी। मेरे और भी साथी घनश्याम जी हैं, महिला जी हैं, ये भी अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे। पर चूंकि अब दावा मैं करूं, घनश्याम जी करे या घनश्याम जी करे या आरएलपी वाले भाई साहब करे, जनता जनार्दन ने अपना फैसला दे दिया है। जिसका भी जो होगा वो 2 मई को आ जाएगा। फिर भी हमें अच्छी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री खेमाराम जी मेघवाल इस चुनाव को जीतेंगे। जिस प्रकार पीछे का जो कार्यकाल गया माननीय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी का, वो दिवंगत हो गए, उनके कारण हमारा उपचुनाव हुआ। तो उनसे पहले जो 2 साल का जो उनका कार्यकाल था, उसमें मैं जहां तक समझता हूं सुजानगढ़ में वो अपने फोरम में आते, काम करवाने की सोचते, उससे पहले बीमार हो गए। ये मास्टर जी क्या राजस्थान में अभी तक भी सरकार इस फ्लो में नहीं आ पाई, नहीं आ पाई कि कहीं भी एक ईंट भी लगा दी हो कहीं भी। तो मेरा ये मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी का हमें फायदा मिलेगा। धन्यवाद। इतनी जल्दी एंटी इनकम्बेंसी 2 साल है साहब? 2 साल नहीं, 2.5 साल हो गया। हम तो एक एक दिन गिन रहे हैं। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, 2.5 साल होने को आ गया इस सरकार को। चलिए मैं लोग बहुत अद्भुत व्यक्ति है सर, ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर। इनको विकेश जी आपकी बारी भी है कि विकेश जी थोड़ा अपने आप को स्पीड लगाओ, स्पीड में ब्रेक लगाओ। अपने देखते हैं सर। ये घनश्याम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ आपको। घनश्याम जी, मास्टर जी ने मरा हुआ हाथी 1.25 लाख रुपए का होता है। भगवान किसी भी हाथी को 1.25 लाख का नहीं करे, जिंदा रहे वहीं तक ठीक है। बीमार रहे और उसके दिवंगत हुए, उसके बाद में जो राज्य सरकार ने संभाला और जो सुजानगढ़ में विकास किया वो निश्चित रूप से अद्भुत था। और इस चुनाव में मैं बताना चाहूंगा कि 5 सूत्री कार्यक्रम जो हमारे यहाँ रहे। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी की जो फील्डिंग रही, दिन भर आज वार्डों में था,
और वार्डो से सीधा जुड़ रहा हूँ कार्यक्रम से। वासु जी, आप चूरू में है और मैं सुजानगढ़ में हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं कुछ जाके आया हूँ बूथों के ऊपर। तो अशोक गहलोत जी ने जो फील्डिंग लगाई है सुजानगढ़ में, वो बेहतरीन फील्डिंग लगाई है और मैं मानता हूँ कि उस फील्डिंग का एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आएगा। दूसरी बात कि मास्टर भवरलाल जी के प्रति, घनश्याम जी, बीजेपी का एक बात और कहना, घनश्याम जी, बीजेपी का एक सवाल और है कि यहाँ पे एक सिस्टम जनता ने बना दिया है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो अब बीजेपी की बारी है, बीजेपी इससे भी संतुष्टि जाहिर कर रही है। सरकार पिछली बार जनता ने पूरा 5 साल का मौका दिया मास्टर भवरलाल जी को, वो 2.5 साल ही पूरा कर पाए, अभी तो 2.5 साल उनके ही बाकी बड़े हैं, तो ये दावा नहीं है, ये दावा सही नहीं है। दूसरी बात की एक अलग तरह की सहानुभूति जनता में देख, जी, सहानुभूति के भरोसे है कांग्रेस और बीजेपी को लगता है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस लौटूंगा सर, घनश्याम जी वापस लौटूंगा। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा राजसमंद का, विकेश जी, क्योंकि चाय पे चाय पिए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इतनी देर रुक भी नहीं पाएंगे, मतलब पैनल में हम बने हुए हैं हमारे साथ में, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। और वीरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े, वीरेंद्र चौहान जी। विकेश जी, क्या लग रहा है? अब तो चलिए वोटिंग हो चुकी है, अब तो सच्चाई बताइए, है क्या वहां पे? नमस्कार सर, यहाँ पर हम कई महीनों से नगर परिषद चुनाव के पहले से पार्टी के दायित्व से यहाँ पर हैं और हमने यहाँ रेल मगरा हो कि कुआरिया हो कि फरारा हो कि छोटे से छोटा गांव हो, चाहे नगर परिषद के 45 वार्ड हो, सब घूमे हैं। हमने बसों में भी घूमे। मेरी आदत है कि मैं एक लो प्रोफाइल व्यक्ति बन के घूमता हूँ। मैंने देखा है कि निगाहों से निगाहें मिलाई हमने मतदाताओं की, तो हमने इनकी निगाहों में पड़ा है। नगर परिषद चुनाव में आपने देखा अच्छा बहुमत मिला, अभी भी हमको अच्छा बहुमत मिलेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि तनसुख बोरा जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से सबसे फर्स्ट नंबर की सीट, आप मत पेटी 2 मई को आप फिर डिबेट में मुझे लेना, अच्छे वोटों से सर हम यहाँ जीत के जाएंगे। और अशोक गहलोत जी का 3 तारीख को जन्मदिन है, हम 2 तारीख को उनको बहुत बड़ा तोहफा है, राजसमंद की जनता यहाँ पर उनको देने वाली है जी। तो अब होड़ लगेगी, ज्यादा वोट से कौन जीतेगा, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, अभी तो जनता टूट पड़ी है कांग्रेस पे, और कांग्रेस की जो योजना है ना उनको देखकर, आज चिरंजीवी योजना है, आज कोरोना का मैनेजमेंट, ये कह रहे हैं कि 2.5 साल में हमने कोई काम नहीं किया। हमने 2.5 साल में कोरोना काल होते हुए भी हमारी सरकार को तो दूसरी सरकारों ने, प्रदेश सरकार को फॉलो किया है। कई सरकारें जो देश में, उन्होंने राजस्थान सरकार के गाइडलाइन को फॉलो किया। आपको मैं जवाब दिलवाता हूं। मैं वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी को सुना होगा अभी जी, बीजेपी वापसी कर पाएगी वहां पे या फिर सोपड़े साफ हो गए इधर इधर? विकेश जी, जनता की भावना को समझिए, अपनी जज्बात को हावी मत होने दीजिए। अरे साहब का जज्बात है, हमारे जज्बात आपके थानों में दिख रहे हैं। रात को कल जबरदस्ती की लड़ाई इन्होंने की सर रात को यहाँ पर। विकेश जी आप सुनिए एक बार, सर आप बोलने दीजिए उनको। राजनीतिक दलों के पास में सिर्फ टिकट होता है और जनता के पास में वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज पे, जनता के मन पर और जनता के भरोसे और विश्वास और उनकी जो फीलिंग्स थी उसके ऊपर टिकट दिया। दीप्ति महेश्वरी भारी मतों से जीतेगी, जैसा कि मैंने पहली बार भी कहा था। मैं 2 तारीख को आपको मिठाई खिलाने जरूर आऊंगा। चलिए, ये सौहार्द बना रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इसमें दीप्ति जी का एक वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं। दीप्ति जी उदयपुर जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा काम हो गया, यहाँ पे हूँ। उनको रवाना कर दिया जनता ने यहाँ से, जिनका वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है राजसमंद में। सर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है सर, ये बताओ इनको, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं दीप्ति जी का यहाँ पर। आज वोट डालने नहीं आ सके वो। अरे विकेश जी, आज तनसुख बोरा तो कहलवा के और जीतेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इस बार राजसमंद का लाल जीतेगा और इस बार भारी प्रत्याशी नहीं जीतेगा, यहाँ पे राजसमंद का लाल जीतेगा। और भामाशाह है, समाज सेवी है, जीतेंगे। सुपड़े साफ हो गए सर इनके, बहुत घमंड है सर इनको। और इनकी पार्टी विकेश जी वोट गिर चुके हैं, शांत करो अपने आप को, गिर चुके हैं वोट। इतने महिमा मंडल पार्टी अभी भी है सर। अम्बेडकर जी के ऊपर कमेंट कर दिया इन्होंने, जैसे अम्बेडकर जी इनके साथ में कोई काम कर रहे हो। महिमा मंडल पार्टी नाम रखी है सर, और तमाम वक्ताओं को महिमा मंडल रैली में ले जाइए। हम 18 तारीख को घोषणा कर देंगे उदयपुर में बीजेपी की एक महिमा मंडल और चापलूसी रैली होनी चाहिए। और कांग्रेस की आज ये परिस्थिति थी कि इनके 50 से ज्यादा बूथों पर लोग बैठने के नीचे, जयपुर से जो कार्यकर्ता है उन्होंने खुद संभाला हुआ था। आपके पास में कार्यकर्ता तो सो रहे हैं। अरे किसी बातें कर रहे हो, चुनाव लड़ रही पार्टी,
टिकट दिया था वो स्वीकार्यता नहीं थी ना, कांग्रेस में स्वीकार्यता मत करो, यही बातें आप उस नगर परिषद चुनाव में करते थे, इसलिए सीटें कम आई आपकी, और अभी मत करो, नहीं तो अगली बार ऐसा होगा व्यक्ति नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, बाहर से आके लोगों को चुनाव लड़वाने पड़ते आपको राजसमंद में। पहले भी राजसमंद का लाल लड़ा था नारायण सिंह की पार्टी, और अभी भी हमारा तनसुख बोरा जी लड़ रहे, हमारे लोकल कैंडिडेट ही लड़ते राजसमंद से। 17 वर्षों से थी और उन्होंने जो विकास करवाया और दीप्ति महेश्वरी को जो समर्थन मिल रहा था वो आप सब लोगों की रात को जो बौखलाहट थी थाने के अंदर वो भी आम जनता ने देखा है। और आज आप जो बोले थे कांग्रेस को खदेड़ा है पोलिंग बूथों पर। दरबार कल आपकी हालत रात को देखी नहीं, आप जबरदस्ती का भरारा में क्या हुआ और क्या लेके आ गए आपके वो सरपंच, आप जानते हो बहादुर सिंह जी को? मैं तो एक आदमी को जानता हूं। थोड़ा वॉल्यूम कम कराओ ना, कान खराब हो जाए। चलिए मत करिए भाई, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार जरा, आप लोगों ने अपने अपने दावे किए, मैं सहाड़ा का भी रुख करना चाहूंगा। सहाड़ा से हमारे साथ इस वक्त नाथूलाल जी और लखन काकाणी जी जुड़े हुए हैं। नाथूलाल जी, देखा आपने पूरा चुनाव, क्या स्थिति रहने वाली वहां पे? सिंपैथी लहर चलेगी या फिर बीजेपी वहां पर अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? नाथूलाल जी, नाथूलाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है नाथूलाल जी हमारे साथ में अभी टेक्निकल खामी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं लखन जी आपके पास आना चाहूंगा। सर लखन जी, क्या रहेगा, कुछ दावा है वहां पे या बड़ा टिपिकल है, भी ये जज नहीं कर सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा वहां पे? बहुत स्पष्ट सी बात है, तीनों सीटों में जिस तरह से नाथूलाल जी अभी हमारे बीच में से गायब हो चुके हैं, उस तरह से बीजेपी सुबह 11 बजे के बाद से करीब करीब सारे मतदान पोलिंग बूथों से गायब है। उनके प्रत्याशी कोरोना की वजह से 2 दिन पहले एडमिट हो चुके हैं जयपुर में, अभी वो स्वस्थ हैं, लेकिन जैसे ही उनके प्रत्याशी जयपुर गए उसके बाद से बीजेपी ने मान लिया कि हम पूरी तरीके से यहाँ से हार चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वो अपने आप को अपने से ज्यादा आरएलपी को ज्यादा मजबूत समझ रही है बीजेपी कहीं ये नहीं समझ रही है कि हमारी फाइट जो है कांग्रेस से है। जी, तो त्रिकोणीय संघर्ष भी नहीं मान रहे आप इसे? नहीं, किसी प्रकार का योगेश जी मैं बोलूं बीच में? जी, चलिए मैं आपको जवाब दिलवाता हूँ। योगेश जी, मैं लखन डॉक्टर वासु सहाड़ा जाके आए थे, जरा इनसे भी याददाश्त उनकी ताजा करवा दे। जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं सहाड़ा नहीं गया था, मैं सुजानगढ़ी था, पर मैं लखन जी की बात का सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूँ। हमारे प्रत्याशी कोरोना से पॉजिटिव हो गए, हॉस्पिटल जाना पड़ा। लखन जी ने कहा वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उनका वो उत्साह कम हो गया, कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो गया। ये तो महामारी है, इसमें कोई भी चपेट में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हो। कार्यकर्ताओं में वही उत्साह था। अभी भी मैं एक ही बात कह रहा हूं कि वो एक शाश्वत सत्य है कि आप भी अपनी पार्टी की जीत का दावा करेंगे, घनश्याम जी भी करेंगे, मैं भी करूंगा। जनता ने अपना फैसला दे दिया, मैं गलत आप सही, आप गलत मैं सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं एक बात, जो विकेश जी ने जो बात कही थी चिरंजीवी योजना की, कांग्रेस किसी भी योजना का किस प्रकार यूज करती है, योगेश जी आप समझदार आदमी है। घनश्याम जी को आप यहाँ एक राजनेता के रूप में देख रहे हैं। घनश्याम जी बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, हमारे जिले के विद्वान आदमी हैं। मैं आज राजनेता के रूप में तो इनको पहली बार ही देख रहा हूँ। पर जो चिरंजीवी योजना के बारे में इन्होंने माननीय विकेश जी ने बताया, महोदय मैं ये कह रहा हूं, आयुष्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने कब की लागू कर दी थी। ये चिरंजीवी योजना तो आप हमारी केंद्र की जो अपनी योजना आयुष्मान योजना है, उसी का रूप आपने पहले क्यों लागू नहीं की? यानी कि हमारी योजनाओं पे आप अपना लेबल चिपका के लोगों के बीच में पेश करोगे, राजस्थान की जनता को आप इससे महरूम रखोगे। आपने पहले मेरे को बोलने थे, फिर आप बोलना मौका देंगे योगेश जी, पूरा मौका देंगे ना अपन। ऐसे वो वहां चलती है ये वो, वैसे नहीं, प्लीज आप भी बोलना।
मैं ये कह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो उसका लाभ आपने राजस्थान के लोगों को क्यों नहीं लेने दिया? आयुष्मान योजना का इस चुनाव का परिणाम तय हो गया, 2 मई को आ जाएगा, आप जीतोगे हम जीतेंगे, वो जनता ने फैसला कर दिया। पर ये जनता के साथ क्यों कुठाराघात कि उसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देने दिया जाए? आपने भामाशाह योजना बंद कर दी, आपने श्रम कल्याण की योजनाएं सारी की सारी बंद कर दी, दिखावा में वो लागू है। हमने चूरू में 11 करोड़ रुपए श्रम कल्याण की योजनाओं से लोगों को बांटे। घनश्याम जी को भी पता होगा, बच्चों को छात्रवृत्तियां मिली है, मजदूरों को, किसी मजदूर की डेथ हो गई, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो उसको 5 लाख रुपए मिले हैं, किसी मजदूर की सामान्य मृत्यु हो गई तो उसको 2 लाख रुपए मिले हैं। आपकी सरकार को आए 2 से 2.5 साल हो गए, आपने इन योजनाओं में कोई पैसा लगा है क्या? दूसरी बात, अभी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। वासु जी मैं लौटूंगा। महिपाल महिला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं क्योंकि तीनों जगह की बात हो चुकी है। महिपाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? महिपाल महिला जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए महिपाल जी जब जुड़ेंगे अब उनसे बात करेंगे। महिपाल महिला आरएलपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जानना चाह रहे थे कि आरएलपी को क्या भरोसा है इन तीनों जगह पे। हनुमान बेनीवाल ने तीनों जगह सभाएं भी की हैं, दावा भी किया था, तो क्या स्थिति रहने वाली है? खैर वो हमसे इस वक्त जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं वापस घनश्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। जी घनश्याम जी अभी आपने सुना? हाँ जी चले मैं महिपाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सर, योगेंद्र जी सुन पा रहे हैं। महिपाल जी नमस्कार। महिपाल जी तीनों जगह आपके प्रत्याशी लड़ाए हैं दमखम के साथ में, क्या लग रहा है आपको? तीनों जगह में वोटिंग हो चुकी है अब तो? योगेंद्र जी, तमाम लोगों को जो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं सभी को आपके माध्यम से मेरा नमस्कार। और अभी तो ये मतपेटियों में बंद है, फैसला 2 तारीख को होना, सबने अपनी अपनी जोर आजमाइश की है। पर ये चुनाव देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था। ये लोकल इश्यूज को भी लेके था, स्टेट इश्यूज को लेके भी था और नेशनल इश्यूज को लेके भी था। और तीनों ही तरह से क्षेत्र की जनता जो है वो उसको लुभाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास बताने को बहुत कुछ था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, हर जगह अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को बुलंद करने का काम किया। क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं थे, ना स्टेट में ना दिल्ली की सरकार में, और हमने जिन जिन इश्यूज को उठाए उन लोगों को बीच में गए हैं, जिस तबके की आवाज को हमने मजबूती से बुलंद किया है। और उसी का परिणाम है कि आप देख लीजिएगा, जिस पार्टी को सैकड़ों वोट मिले थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सैकड़ों की संख्या में वोट मिले थे 2018 इलेक्शन में, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ट्रायंगल में है इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जिन लोगों ने लामबंद होकर वोट डाले थे, चाहे लालूलाल जी के पक्ष में 31,000 वोट पड़े थे या 39,000 वोट सुजानगढ़ में संतोष मेघवाल के पक्ष में पड़े हों, वो वोट प्लस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वोट मिलकर इस चुनाव को बड़ी रोचक स्थिति में लेके आया। और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव बड़ा मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लड़ा है। हमारे पास इतने एमएलए एमपी तटस्थ और निष्ठ नहीं थे जितने लाव लश्कर भाजपा और कांग्रेस के पास थे, पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास बूथ स्तर तक मजबूत कार्यकर्ता था। उसी की बदौलत हम लोग आज फाइट में हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं। परिणाम तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारे पक्ष में आए, हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे पक्ष में आएंगे, वो तो 2 तारीख को पता लगेगा। लेकिन पर हमने जो मेहनत इस चुनाव में टक्कर अलग अलग सीट पे अलग अलग लोगों से मान के चल रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर बीजेपी से या कांग्रेस से, किससे सीधा मुकाबला, किससे? बीजेपी दोनों ही जगह, ये हमारा मानना है, बीजेपी के मित्र नाराज ना हो, बीजेपी दोनों ही जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से नंबर 2 और 3 की लड़ाई लड़ रही है, वो जीत में नहीं है। चाहे सुजानगढ़ की बात करें चाहे साहड़ा की बात करें, हमारी लड़ाई सुजानगढ़ और साहड़ा में सीधी कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी तो यहाँ 3रे नंबर की पार्टी है दोनों जगह। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनिस्पत साहड़ा और सुजानगढ़ के उतनी मजबूत नहीं है। अब राज्य में चुनाव बिल्कुल हो सकता है कि हम 3रे नंबर की पार्टी हमारी बन जाए। हमने चुनाव मैं माफी चाहूंगा। हम चाहते थे कि स्थानीय जो लीडर हैं जो पूरे समय उस इलेक्शन के दौरान रहे, पूरी तरह से मैं आप लोगों के पूरी चेहरे की थकान भी समझ पा रहा हूं, और निश्चित रूप से हम चाहते थे कि हमारा पैनल वहीं से जुड़े, जो भी उनके अल्फाज हों, जो उनके शब्द हों, जरा हमारे दर्शक जानना भी चाह रहे थे। और समय कम है क्योंकि हमें कोरोना से लड़ाई के लिए हमें दूसरे पैनल पे जाना है। मैं माफी चाहूंगा।
अब लोगों को फिर बीच बीच में हम जोड़ते रहेंगे। आज हम आप लोगों को रोकना चाहेंगे और आप सभी का आभार। तीनों इलेक्शन के लिए सभी मतदाताओं का बहुत आभार जिन्होंने वोट डाला, और लेकिन वो उत्साह होना चाहिए था वोटिंग में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में एक बार के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद थैंक यू। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।